पत्नी अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है उसकी लंबी उम्र के लिए। पर इस कहानी में पत्नी अपने पति की मौत की दुआ मांगती है। माँ, बेटा और पति और 1 करोड़ की चाह। अपनों ने अपनों की मौत की दुआ मांगी। पत्नी पति से रोज कहती है कि तुम मर क्यों नहीं जाते। बेटा बाप से रोज कहता है कि पापा तुम मर क्यों नहीं जाते। यदि तुम मर जाओगे तो हमारा जीवन आराम से कटेगा, हम ऐशो आराम से रह पाएंगे और हमारे जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगी। जो तुम कर रहे हो उससे हमारा जीवन नहीं चल रहा है। तुम अपने जीते जी अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए। यदि तुम मर जाओ तो वो हम सब कुछ कर पाएंगे जो हम सोचते हैं समझते हैं। एक पत्नी अपने पति की मौत की दुआ मांगती। एक बेटा अपने पिता से रोज कहता कि पापा तुम मर जाओ। क्या है इस कहानी का सारांश? क्या है इस कहानी के पीछे की वजह? पत्नी पति से रोज क्यों कहती थी कि तुम मर जाओ? बेटा बाप से रोज क्यों कहता था कि तुम मर जाओ? और आखिर वो मरा तो मरा कैसे? ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे इस कहानी में, इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी घटनाएं आप तक पहुंच सकें। और जब इस कहानी को आप सुनेंगे और समझेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या आज भी ऐसा समय चल रहा है जहां पत्नी पति की मौत की दुआ मांगती है, बेटा अपने बाप की मौत की दुआ मांगता है। ये घटना है महाराष्ट्र के सांगली। यहां पर एक पत्नी, पति और बेटा रहा करते थे। बेटा पिता से मन्नत मांगता है कि पापा तुम मर जाओ। पत्नी पति से रोज कहती है कि तुम मर जाओ। यदि तुम मर जाओगे तो जीवन सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा और हम ऐशो आराम से जिएंगे। क्या किसी की मौत की वजह किसी के ऐशो आराम की वजह बन सकती है? क्या किसी की मौत किसी को अच्छी जिंदगी दे सकती है? ये सब कुछ इस कहानी में समझने की कोशिश करते हैं। पिता रोज रोज इन दोनों की ये बातें सुनता है और वो एक दिन मरने को तैयार हो जाता है और वो कहता है कि आज मेरा आखिरी दिन है, आज मैं मरूंगा और तुम लोगों की इच्छा पूरी कर दूंगा। मरने की तैयारी करता है पर आखिरी समय जैसे ही आता है वो घबरा जाता है। वो मरने का विचार मन से निकाल देता है या यूं कहें मरने की हिम्मत नहीं कर पाता है। माँ बेटे ने मिलकर उस आदमी को मौत के घाट उतार दिया। वो तो हिम्मत नहीं कर पाया पर उसकी पत्नी और उसके बेटे ने इस कारनामे को कर दिखाया। महज अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए एक पत्नी ने अपने पति को मार दिया और एक बेटे ने अपने पिता को मार दिया। इस कहानी के 3 किरदार हैं। पहला, बाबूराव पाटिल, उम्र 56 साल, जो उस महिला का पति और उस बेटे का बाप होता है और इसी से मरने की गुजारिश की जाती है। दूसरा किरदार पत्नी विनीता राव पाटिल और तीसरा किरदार बेटा तेजस बाबूराव पाटिल। 10 फरवरी को सागर पाटिल नाम का एक व्यक्ति घबराया हुआ अस्पताल पहुंचता है और कहता है कि साहब ये मेरा भाई है, इसका एक्सीडेंट हो गया है, इसे बहुत चोट लग गई है, देखिए आखिर माजरा क्या है। जिस व्यक्ति को सागर पाटिल अस्पताल लेकर जाता है वह उसका भाई बाबूराव पाटिल ही होता है, जो इस कहानी का पहला किरदार है। डॉक्टर बाबूराव पाटिल को देखते हैं और बोलते हैं कि इन्हें गंभीर चोट लगी है, काफी खून बह चुका है, अब इनका बच पाना नामुमकिन है। और जब नब्ज चेक की जाती है तो पता चलता है कि बाबूराव पाटिल इस दुनिया में नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। एक्सीडेंटल मामला था तो डॉक्टर पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस वहां पहुंचती है और फिर पुलिस को केस सुपुर्द कर दिया जाता है। पुलिस अपनी जांच को शुरू करती है कि भाई एक्सीडेंट हुआ तो हुआ कैसे, चोट कैसे लगी, घटनास्थल क्या था, किस वाहन ने टक्कर मारी और इसके पीछे का मकसद क्या था, कि एक्सीडेंटल है या दुर्घटना है या हत्या है। पुलिस सभी एंगल से अपनी जांच करती है। सबसे पहले पुलिस बाबूराव पाटिल की पत्नी और उसके बेटे से मिलती है। जब दोनों से मिलती है तो दोनों का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि अभी 13 भी नहीं हुई थी। पुलिस को भी उनसे संवेदना थी, सहानुभूति थी, तो पुलिस भी ज़्यादा सवाल नहीं करती है और वहाँ से कुछ सवाल पूछकर ही वापस आ जाती है, क्योंकि एक बेटे के सर से पिता का साया हट गया था, एक पत्नी की मांग का सिंदूर उजड़ गया था, वो विधवा हो गई थी। अब पुलिस अपने तरीके से, कानूनी तरीके से इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है और पुलिस घटनास्थल पर जाती है।
घटनास्थल के आसपास के सारे फुटेज देखती है तो बाबूलाल पाटिल उन्हें ठीक बीच रोड पर खड़े हुए दिखाई देते हैं। अब पुलिस ये सोचती है कि फुटेज में कोई व्यक्ति सड़क के बीचों बीच क्यों खड़ा होगा। जब फुटेज को गहराई से देख रहे थे तभी वो देखते हैं कि बाबूराव पाटिल के जस्ट पीछे एक कार खड़ी हुई है और उस कार में 2 लोग बैठे हुए थे। वो 2 लोग कौन थे? पहला उसका बेटा था जिसका नाम होता है तेजस बाबूराव पाटिल और दूसरा उसका पड़ोसी था। अब पुलिस उस फुटेज को गहराई से देखती है और सांगली पुलिस को अपने साथ लेती है। जब वो देखती है कि बाबूराव पाटिल सड़क के बीचों बीच क्या कर रहे हैं, अब ये सवाल पुलिस के दिमाग में घूमने लगता है। बेटे को बुलाया जाता है और बेटे से पूछताछ करते हैं कि हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि तुम्हारे पिताजी सड़क के बीचों बीच खड़े हुए हैं, पर उसके पीछे तो एक वाहन खड़ा हुआ था जिसमें तुम दिखे हो और तुम्हारे साथ एक व्यक्ति दिखा है, और हमें उस घटना स्थल के आसपास के फुटेज में या उसके आगे के पीछे के फुटेज में कोई भी ऐसा वाहन नहीं दिखा जिसने तुम्हारे पिता को टक्कर मारी हो। पुलिस बेटे से सवाल पूछती है पर वो किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाता है। साथ ही साथ पुलिस उसके साथ में जो व्यक्ति कार में बैठा था, जो उसका पड़ोसी है, उसे भी रडार पे ले लेती है। अब पुलिस बेटा और पड़ोसी दोनों से अलग अलग सवाल करती है पर दोनों ठीक से जवाब नहीं दे पाते हैं। पुलिस अब इस मामले को एक्सीडेंटल मामले से ज़्यादा हत्या के मामले की तरफ से उस एंगल से जांच करती है और पुलिस हत्या के एंगल से जांच करने लगती है। उसका सबसे बड़ा कारण ये था क्योंकि बेटा और उसका पड़ोसी सही से जवाब नहीं दे पाया था। अब पुलिस ने फुटेज भी देखे, वहां पर पुलिस को कोई वाहन ही नहीं दिखा। अब पुलिस का शक 3 लोगों पर जाता है, बेटा, पत्नी और पड़ोसी पर। पुलिस तीनों से अलग अलग सवाल करती है और तीनों लोग अलग अलग जवाब देते हैं। अब पुलिस अपना एक ट्रम्प कार्ड खेलती है, एक तीर अंधेरे में चलाती है। पुलिस बाबूराव पाटिल की पत्नी से बोलती है कि तुम्हारे बेटे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, अब तुम सच सच बता दो। बेटे से बोलती है कि तुम्हारी माँ ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, तुम सच सच बताओ। और किराएदार से बोलती है कि बेटे ने और उसकी माँ ने जुर्म कबूल कर लिया है, तुम बताओ सच सच क्या है। तीनों से अलग अलग पूछताछ की जाती है और तीनों से अलग अलग सवाल किए जाते हैं और पुलिस जब अपने अंदाज में पूछती है तो वो अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। और जो कहानी निकल कर सामने आई कि तीनों ने ऐसा क्यों किया, बाबूराव पाटिल की हत्या क्यों की, एक पत्नी ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने ही सुहाग को क्यों उजाड़ दिया, जब ये कहानी आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा हो सकता है क्या। पत्नी कहती है कि बाबूराव पाटिल किसान थे, लगभग उनके ऊपर 30 लाख का कर्ज था और कुछ मकान भी लोन पर ले रखे थे जिनकी किस्त बराबर से जा रही थी, पर उनका 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस था और उनकी कुछ पॉलिसी भी थी। बैंक वाले किस्त मांगने आते थे, ब्याज वाले ब्याज मांगने आते थे, मकान की किस्त वाले मकान की किस्त मांगते थे, कर्जदार घर पर बार बार आते थे। इससे मैं और मेरा बेटा बहुत परेशान हो चुके थे। पत्नी ने पति से कहा कि तुम्हारा 1 करोड़ का इंश्योरेंस है, तुम मर क्यों नहीं जाते? यदि तुम मर जाओगे तो हम सारा कर्जा चुका देंगे और आप बची कुची हमारी जिंदगी ऐशो आराम से गुजरेगी। तुम जीते जी तो कुछ नहीं कर पाए, मरने के बाद बहुत कुछ कर जाओगे, तुम मर जाओ। माँ और बेटे की कहानी स्टार्ट हो जाती है और ये रोज बाबूराव पाटिल को टॉर्चर करते हैं कि तुम मर जाओ, तुम मर जाओ। बाबूराव पाटिल भी अपने मन में यही सोचते हैं कि जिस पत्नी के लिए मैं इतना संघर्ष कर रहा हूँ, जिस पत्नी और बेटे के लिए मैंने मकान बनाया, इनके लिए लोन लिया, इनके लिए कर्ज किया, और वही मुझे मारना चाहते हैं। इनको पैसों से प्यार है, व्यक्ति से प्यार नहीं है। पत्नी और बेटे की कोई संवेदना मुझसे नहीं है, तो मैं भी इनके लिए जीकर क्या करूँगा? जो मेरी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं, मैं उनके लिए संघर्ष क्यों करूँ? हो सकता है मेरी मौत के साथ ही इनकी समस्याओं का भी समाधान हो जाए। वो विचार बना लेते हैं और मरने की कोशिश करते हैं। हाईवे पर जाकर बीच रास्ते पर खड़े हो जाते हैं कि कोई ट्रक उन्हें कुचल कर चला जाए, पर वो हिम्मत नहीं कर पाते हैं। आखिरी समय में वो घबरा गए और पीछे हट गए। लड़का
बाबूराव पाटिल के जस्ट पीछे कार में अपने पड़ोसी के साथ बैठा हुआ था, जैसा कि वो फुटेज में दिखा और पुलिस ने बताया। लड़का तुरंत अपनी माँ को कॉल लगाता है और बोलता है, माँ, पापा नहीं मरे, पापा पीछे हट गए हैं, रोड के इस तरफ आ गए हैं, अब तुम बताओ क्या करना चाहिए। तो मम्मी बेटे से कहती है कि पापा को खत्म कर कर ही आना, उसे मार डालो, उसे बिना मारे मत आना, हम उसके साथ जीवन नहीं काट पाएंगे, मैं बहुत परेशान हूँ, उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो, कुछ भी करो, कैसे भी करो, पर उसे मार कर ही आना। बेटा अपने बाप को मारने की पूरी प्लानिंग बना चुका था और माँ की तरफ से उसे हरी झंडी मिल चुकी थी। अब बेटा कार से उतरा, अपने पड़ोसी के साथ पिता के पास गया, उसे पकड़ा और बीच में बने डिवाइडर पर उसका सर दे मारा। और 2 3 4 बार, कम से कम 5 बार सर इतनी तेजी से मारा कि सर लहूलुहान हो गया। अब उसे बीच सड़क पर पटक दिया। सड़क सुनसान थी, वहां कोई देखने वाला, आने जाने वाला नहीं था। समय दोपहर से 2 के 3 बजे के बीच का था। घर आ गया। यहां से उसने चाचा को फोन लगाया कि चाचा, पापा का पता नहीं चल रहा है, अभी एक खबर आई है कि हाईवे पर उनका एक्सीडेंट हो गया है, आप तुरंत आ जाइए। चाचा वही आदमी है, सागर पाटिल, जो सबसे पहले अस्पताल एक घायल व्यक्ति को लेकर पहुंचा था। वो घायल व्यक्ति और कोई नहीं, बाबूराव पाटिल थे, जो उसका भाई था। अब जब ये अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बोल दिया कि ये तो मर चुके हैं। इधर पति पत्नी और बेटा खुश थे कि 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिल जाएगा। अब डॉक्टर जब पुलिस को बुलाते हैं, तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू करती है तो इस बात का खुलासा होता है। माँ, बेटे और पड़ोसी ने अच्छा प्लान बनाया था 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेने के लिए, पर वो ये भूल गए कि सीसीटीवी फुटेज में कार में बेटा दिख रहा है। अब आप सोचेंगे कि बेटे के दिखने मात्र से वह आरोपी कैसे बना। जब वो फुटेज में दिख रहा था तो वो फोन पर किसी से बात कर रहा था। जब बेटे की और माँ की कॉल डिटेल निकाली गई, फुटेज निकाली गई, तो 2 से 3 के बीच में इन दोनों के बीच कई बार वार्तालाप हुई। और जब पुलिस ने अलग अलग इंटरोगेट किया, अलग अलग सवाल तीनों से पूछे, तो तीनों अपनी ही बुद्धि में उलझ गए और तीनों ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया। बेटे ने यह माना कि उसने ही पिता की हत्या की है, डिवाइडर पर सर मारा है। माँ और पड़ोसी भी इस हत्या में शामिल थे, उन्हें भी आरोपी बनाया गया, गिरफ्तार कर कर जेल भेज दिया गया। ये अमानवीय घटना, बहुत ही दर्दनाक घटना है, जिसमें पत्नी अपने पति की मौत की दुआ मांगती है, बेटा अपने बाप की मौत की दुआ मांगता है, और महज 1 करोड़ रुपए के लिए वो व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन अपनी पत्नी और बेटे के लिए निछावर कर दिया, अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत उस मकान में, और कर्ज किया भी तो उनके लिए, पर वो दोनों उसका साथ देने की बजाय उसकी मौत की दुआ मांगने लगे, और वो भी हताश होकर मरने का प्रयास करता है पर कर नहीं पाता है। फिलहाल तीनों को जेल भेज दिया गया है। आगे देखते हैं कि उनके साथ क्या होगा। उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को परेशान करना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। और जीवन में समस्याएं तो आती जाती रहती हैं, समस्याओं का आना जाना तो लगा रहता है। अगर अच्छे वक्त चले गए तो बुरा वक्त भी ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। बुरे वक्त में संयम रखें, अपने आप को समेट कर रखें, हिम्मत टूटने ना दें, क्योंकि समय बदलने के लिए ही होता है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी, अगली वारदात में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम। कृष्ण जन्माष्टमी की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अगली कहानी में फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।